हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम लोग विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण मतलब कि अपर प्राइमरी के गणित शिक्षण में आज हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जूनियर में जो सीटेट होता है उसमें 60 प्रश्न साइंस में, 30 मैथमेटिक्स से, 30 साइंस से आते हैं। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो गणित शिक्षण का है। तो गणित शिक्षण में हमारे सामने एक छोटा सा पहला प्रश्न है। तो चलिए गणित शिक्षण के सवालों को हल करते हैं और एक एक करके सही पहलुओं को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और हम ये देखते हैं कौन कितना सही किया। तो आपके सामने प्रश्नों की सीरीज है, आप प्रश्नों के सही जवाब देते रहिए, फिर अंत में देखते हैं कौन कितना सही किया, किसने सबसे ज्यादा प्रश्नों को सही किया। हम प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों के आधार पर यह प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को जब भी देखना प्रारंभ करिएगा, अंत तक देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। यह शिक्षण पूरी तरह से एनसीईआरटी 2005 और एनसीईआरटी और एनसीएफ 2005 के आधार पर हम आपको पूरे शिक्षण प्रणाली को पढ़ाएंगे, जहां से परीक्षा में आने के प्रश्न की 100% गारंटी है। तो आप इसी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी साथियों को तब शेयर करिएगा जब आपको ये वीडियो बेहतर लगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न में नहीं कहा गया है, माने 3 इसमें है और 1 नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। विकल्प ए आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। चारों विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और अपने जवाब देते रहिएगा। देखते हैं कौन कितना सही करता है। हम बात नहीं करेंगे, बस आपके कमेंट को देखकर हम सही या गलत क्या है उन प्रश्नों के विकल्पों की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग बेहतर स्कोर कर सके। चलिए नीचे से डी से ऊपर की तरफ चलते हैं। विकल्प डी, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना भी की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, हमेशा हमको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें एक से अधिक उत्तर की कल्पना की जाए, या विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से, शिक्षार्थियों से एक से अधिक उत्तर मिल जाए। मानिए सही है तो सही वाला नहीं बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है, क्योंकि नहीं पूछा था। तो विद्यार्थियों की त्रुटि को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। जी हाँ, विद्यार्थियों की जो त्रुटि होती है उनको जानकर उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। फिर आगे है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए यंत्रवत रटने और संकल्पना में समझने में अंतर। देखिए, इस बात को भी ध्यान रखना है कि बच्चे ऐसा तो नहीं कहीं रट तो रहे हैं, उन्हें रटने वाली मशीन नहीं बनाना है और उनकी संकल्पना को जो समझना है, इन सभी बातों का अंतर करना है। विकल्प ए कह रहा है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं होगा। आपका प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो आइए इन प्रश्नों के विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो गणित शिक्षण अधिगम की मूल्यांकन की जानने की सबसे प्रभावशाली तरीका नहीं है, क्योंकि जो बालकों के समूह को संचालित कार्य दिए जाते हैं जिसमें जटिल विषय समाहित होते हैं, इस प्रक्रिया में जिसमें सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है, खासकर प्रदत्त कार्य को सरल और रुचिकर हो जाता है, इससे छात्र को समस्या हल करने वाला बन जाता है। नहीं पूछा है, इसलिए यही आपका सही होगा, जो गलत है वही सही होगा। इसलिए इसका प्रश्न नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से किसी को दिक्कत, को समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने ए उत्तर बताया था उन सभी के जवाब सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो गणित की प्रश्नों की सीरीज है ये प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार पर है, इसलिए गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप उत्तर दीजिएगा और लास्ट में मूल्यांकन करके देखते हैं कौन कितना सही किया। अगला प्रश्न है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ध्यान से देखना है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प है, उन चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, फिर आप लोग चर्चा करके देखते हैं कौन सी इसमें से नहीं है। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से अपने प्रश्नों का जवाब कमेंट करके दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लाइव क्लास चल रही है। इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तब भी आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने से कम ये तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, आपने कितना सही किया। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं सबसे पहले कौन। जी हाँ, आप लोग के उत्तर सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं। जी चलिए हम इस पे आइए चर्चा करते हैं कि विकल्पों पे। प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। देखिए, गणित जो अध्यापन है उसको प्रभावी बनाने के लिए उसके जो प्रतिदिन का जो अनुभव है उसका संबंध स्थापित करना है, तो सही है, लेकिन गलत कथन पूछा है। फिर एक ही संकल्पना के लिए
विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, माने एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए, भी तो सही है क्योंकि नहीं पूछा है। नहीं का मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है यह समझिएगा। नकारात्मक वाक्य बताना है उत्तर। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप को देखिए जो उनकी त्रुटि होती है उनको ध्यान केंद्रित करना है तो सही है। अब बताइए आप सभी को इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा लगा, कौन सा इस प्रश्न के अनुसार नकारात्मक उत्तर लगा। तो इसका उत्तर आपको जो मिलेगा वो है सी, इसका विकल्प राइट आंसर होगा। जो गलत है वही सही होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। देखिए एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता, देखिए कठोरता के नियम से पालन नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी जो समय सारणी होती है प्राथमिक कक्षा की, प्राथमिक विद्यालयों की, वो लचीली होनी चाहिए, इसलिए इसका विकल्प जो है सी गलत है। नियमों की जो कठोरता के साथ पालन करने, गणित जैसे जटिल विषयों का अध्यापन उद्देश्य हल हो जाता है। यदि इन नियमों को आत्मसात करने की क्षमता छात्रों में नहीं है तो इससे विषय के प्रति लगाव कम हो जाता है। इसलिए आपका जो इसका विकल्प है सी जो गलत है वही सही होगा क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक उत्तर पूछा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का सभी को जवाब देने के लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे दिया है। सवाल क्या है कि एक स्कूल में आधे बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 60 है तो शतरंज खेलने वालों की संख्या क्या होगी। देखिए इसे हल करना होगा। मानव विद्यालय में कुल n विद्यार्थी हैं तो वॉलीबॉल खेलने वाले 1/4 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स मानते हैं तो यक्स बटे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। वॉलीबॉल खेलने वाले को इनकी संख्या कुल 160 है तो क्या करेंगे, कुल 160 करेंगे तो आपका यक्स बराबर कितना निकल जाएगा, 16 चौका 64 माने 640 क्या हो जाएगा, 640 हो जाएगा। अब कह रहे शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 640 का 1/16 तो 600, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि 640 से कुल हो गया 640, इनका शतरंज खेलते हैं 1/16, 1/16 से भाग दे देंगे तो 16 का 16, 16 चौका 64, 0 40, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसका सही जवाब देंगे ताकि इस प्रश्नों के उत्तर को दे दिया जाए और साथ ही हम लोग आगे बढ़ा जाए। बताइए क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए भाई साहब, क्या करेंगे आप। समावेशित विद्यालय में अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। जल्दी से बताइए क्या करेंगे, कौन सी परिकल्पना करेंगे आप। 4 विकल्प है, जल्दी जल्दी उत्तर टाइप करिए। जी हाँ देखिए कुछ लोग सही भी टाइप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी गलत टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग सही आ रहे हैं, कुछ लोग सही गलत भी आ रहे हैं, तो सभी के अपने अपने आंसर आ रहे हैं। जी बताइए बताइए। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे उन्हें क्या है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, देखिए जो दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें क्या करेंगे, अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों के साधनों का प्रयोग कर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज दिया जाए। देखिए कि समग्र शिक्षा क्या कहता है, पहले आपको ये जानते रहना चाहिए। समग्र शिक्षा का मतलब सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो इसका सी विकल्प सबसे सही होगा। क्यों होगा, आइए हम एक एक करके इनके बात बताएंगे, फिर उनके चारों विकल्पों के बारे में व्याख्या करेंगे कि सी ही क्यों सही है। देखिए शिक्षण अधिगम की जो वैकल्पिक प्रणाली है और साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं उन्हें अभ्यास अतिरिक्त समय देंगे तो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों के साथ भेदभाव होगा। हमें किसी प्रकार के बच्चों का भेदभाव नहीं करना है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले बालकों के साथ ऐसा भी नहीं करना है। हमें सामान्य बालक हर प्रकार के बालकों के साथ उन्हें बैठाकर शिक्षा देना है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजना है, जी नहीं, ऐसा कदाचित नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान पर शिक्षा देना, अलग अलग नहीं। इसलिए तीनों तो अपने आप में गलत हो गए, तो जो बचा सी वह राइट आंसर है। आइए सी के बारे में अन्य बातें भी हम लोग जानते हैं। देखिए सामान्य जो बच्चों की तुलना में दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, किसी भी अवधारणा को समझने के लिए उन्हें विशेष विधि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कि ऐसी अवस्था में शिक्षण अधिगम के जो वैकल्पिक
प्रणाली हैं, जैसे स्पर्श विधि, पंक्ति पुनरावृत्ति, सामान्य खेल गति की तुलना, कम गति में लिखवाना, शिक्षण धीमी गति में होना तथा प्रभावी रूप से किया जाता है, इसमें वो बेहतर ढंग से क्या करते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए इसका प्रश्न का जो जवाब होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने सी उत्तर बताया था उन सभी के जवाब आपस में सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 3 के छात्र ने, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणे 25 को 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, फिर 8 गुणे 5 एक तरफ, 2 गुणे 5 40 गुणे 400। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया, इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन का किस नियम का प्रयोग किया। जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि छात्र ने गुणन का कौन सा नियम फॉलो किया। जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा छात्र ने गुणन का कौन सा नियम पालन किया। जल्दी कमेंट करके बताइए। अब हम आपके सामने विकल्प रखते हैं, ठीक है, देखते हैं आप विकल्प में कौन सा बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है। प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, साचर सिद्धांत, पुनरावृत्ति का योग। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा उसने कौन से सिद्धांत को पालन किया है। ध्यान से बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, इसे जो कहते हैं साहचर्य का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? साहचर्य का नियम कहते हैं। इसके बारे में देखिए, हमने आपको ऑनलाइन जो क्लास में जो बच्चे थे उन लोग को हमने पढ़ाया, वो लोग जानते होंगे। न प्रतिलोम गुणन सिद्धांत है, न वितरण होगा, इसका नियम है साहचर्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रक्रम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप जल्दी से देंगे, कमेंट करके देंगे। अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर पढ़ रहे होंगे, इस बात की गारंटी है कि आपका यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। सीटेट शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रामबाण आपके लिए है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मत मिस करिएगा, आराम से देखिएगा, पूरा देखिएगा और प्रयास करिएगा इसके उत्तर को सही करना। देखिए, इसमें कंठस्थ करना मैंने कई बार बताया है, कंठस्थ करना, याद करना, रट्टा मारना, ये सारी चीजें आपको नहीं करानी है, क्योंकि एनसीएफ 2005 इसका सीधा सीधा विरोध करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंठस्थ करना। क्योंकि देखिए, गणितीय प्रक्रम में आकलन करना है, मानस दर्शन है, पक्षांतर करना है, लेकिन कंठस्थ करना नहीं है। क्योंकि गणित के विषय में शिक्षण तथा अधिगम हेतु कंठस्थ करना उपयोगी नहीं होता। इसमें विधियों को समझने, अभ्यास कार्य की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका विकल्प डी इसका राइट आंसर है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संबंधित संकल्पना, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा? मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, संरक्षण। जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक किसी साथी को शेयर नहीं किया होगा तो आप इसे अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक इसका लाभ मिल सके। जो हमने आपको प्रश्नों की सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराई है प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर, ये गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए है। क्योंकि शिक्षण एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भविष्य में शिक्षण से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो बताइए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। और अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। और जैसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे आपको सभी नोटिफिकेशन वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक है मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, संरक्षण। तो नहीं है, इसका मापन होगा। मापन क्या है? प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिए, प्रारंभिक संख्या संकल्पना संख्याओं की सहज समझ, उन्हें परिणाम और संबंधों की संक्रियाएं कैसे प्रभावित होती हैं, कैसे संदर्भित करती हैं, इसका आशय है कि एक प्रमाणिक जो माप होती है वो क्रियान्वित नहीं होती। हम आकलन कर कार्य करते हैं, उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन मापन नहीं। इसलिए इसका क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे, तो आप इससे जुड़े अन्य बहुत सारे तथ्य जो हैं उनको भी हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस प्रश्न का जो उन्होंने जवाब दिया है, जो नहीं दिया वो ये जानते रहें। इसका उत्तर ए होगा, मापन। इसके बारे में विधिवत चर्चा हम लोग जब हम गणित शिक्षण को पढ़ाएंगे तो आप इसकी विधिवत चर्चा जो अन्य टॉपिक है उनके बारे में भी हम आपको विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न हम आपको पहले दिखा दें। प्रश्न कह रहा है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या और संख्यांक के विषय में कौन सा कथन सही है, जरा आपको बताना है कि संख्या और संख्यांक के विषय में कौन सा कथन सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए इसमें दो है। पहला, संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे दो है, ध्यान से देखिएगा कि संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या के प्रतीक है जिस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है बी, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब जल्दी से आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब आपके सामने हम विकल्प भी रख देते हैं। चारों विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जल्दी से फटाफट कमेंट करके देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूंगा। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, यह परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। संख्या एक प्रतीक है, सही बात। जिसे संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है, ये कथन सही है। फिर कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यह भी सही है, माने बी भी सही है। अब आपको नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में बताना है कहाँ पे ए और बी दोनों शुद्ध है। तो यहाँ पे आपको विकल्प ए मिला, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो यहाँ पे नंबर दिया गया 6306344367, यहाँ पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे आपको स्पीड पोस्ट नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूजर हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। आपके सामने एक समस्या है, उसे ध्यान से पढ़िए और उसके बारे में बताइए कि इसका क्या होगा। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, एक 9550 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या होगी। अब उसकी नई कीमत क्या होगी। अब यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों के मतलब ये कूट था, उनके आधार पर हमें सही विकल्पों का चयन करना है। आइए सही विकल्पों का चयन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही योग के संवर्धन संरचना का प्रदर्शन करते हैं। ए का योग संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी की योग समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। ए के योग समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, या इसको अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी तो एनसीईआरटी में इसके बारे में विधिवत वर्णन किया गया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके बारे में विधिवत वर्णन किया गया है। इसमें क्या होगा, इसके जो हम लोगों ने पेड क्लास में जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे अगर हम इसको पढ़ाएंगे तो आप इसके बारे में विधिवत आपको बता देंगे कि ए योग के समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका विकल्प जो है ए सी का राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, सी का राइट है। योग के समुच्चयन है। इसके बाद प्रश्न को देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए ए क्या है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी में 17 संतरे हैं। ये क्या है, योग का समुच्चयन संरचना का प्रदर्शन है। जबकि बी में क्या कह रहा है कि एक 9950 वाला मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है, ये क्या है, संवर्धन, योग के संवर्धन संरचना का प्रदर्शन करता है। इसके बारे में हमने वीडियो बना के दिया है आपको, आपने एक बार अगर ध्यान से देखा होगा शायद इस प्रश्न का जवाब आपसे गलत ना होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका प्रश्न का विकल्प क्या था, सी इसका राइट आंसर था। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो आपको जल्दी से बताना है, 20 सेकंड आपके पास हैं, प्रश्न आपके सामने है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए भाई साहब, जल्दी 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 कमेंट करिए आप सभी लोग। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को,
सभी को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दिए। डेली इसी समय लाइव होगी, और तो लाइव क्लास के टाइम आप जुड़े रहिएगा ताकि आपकी वीडियोस छूटने ना पाए। इसी टाइम प्रतिदिन लाइव क्लास आपको मिलेगी, प्रतिदिन आप तैयार रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। अब बताइए, लंबाई संख्या से पहले पढ़ाई जाती है, ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले पढ़ाई जाती है, ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के पहले आती है, जी गलत। भार के संरक्षण की समझ संख्या संरक्षण से पहले आती है, गलत। इसका सटीक विकल्प क्या है उसको बारे में देखते हैं। इसका है, भार के संरक्षण की जो समझ होती है वो किसके पहले आती है, वो आयतन के पहले आती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो भार का संरक्षण का जो समझ होता है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है। किसी भी जो बच्चे की जो मौलिक अवधारणा को अगर पढ़ाया जा सकता है, अर्थात आयतन की अवधारणा से पूर्व भार की समझ को विकसित करना अति आवश्यक होता है। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, अगर आप उसका जवाब कमेंट में देंगे तभी हम पूछेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं हमारा प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछें, बताइए जल्दी से, प्रश्न पूछें। अगर गणित विषय के आप अध्यापक या अध्यापिका हैं, आपको भिन्न प्रकरण पढ़ाना है, तो उसके पहले आप कौन सा अध्याय पढ़ाएंगे? भिन्न पढ़ाने से पहले आप क्या पढ़ाएंगे? कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप दोबारा प्रश्न पूछेगा तो हम इसका उत्तर देंगे, अन्यथा अगले वीडियो में हम इसका स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? तो जल्दी से आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और उसका जवाब दीजिएगा, जल्दी करिए। बताइए क्या होगा? 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। ठीक, इस कार्य को कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? जल्दी बताइएगा। पहली बात तो आयतन होगा नहीं, इसलिए विकल्प ए भी, इसमें भी आयतन है, इसमें भी आयतन है, गलत। अब आपका बचा क्षेत्रफल गुणनखंड परिणाम, क्षेत्रफल परिणाम आयतन, ये भी गलत, क्योंकि आयतन जो होता है हमेशा वो 3D आकृति में होता है, और ये 25 टाइल्स जो होती है ये आयताकार की बात कर रहा है, तो ये 2D होगी। इसलिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आपको पेड क्लास में 2D 3D दोनों आकृति के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा, इसका विकल्प अपने आप सी हो गया। क्यों हुआ? देखिए, अगर आयताकार टाइल्स को अगर व्यवस्थित करेंगे तो उससे क्षेत्रफल पता चलेगा, गुणनफल पता चलेगा, और इस अवधारणा के द्वारा किसी व्यक्ति की जगह आवश्यक जो टाइल्स की संख्या खरीदने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की सकती है, और वो उसका गुणनखंड भी करेगा। इसलिए इस प्रकार का जो प्रश्न है 2D आकृति के नाते इसका विकल्प सी होगा। देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने स्वविवेक का प्रयोग किया और प्रयोग करते ही हमें उसका उत्तर मिल गया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कमेंट का जवाब हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम बातें करेंगे तो हो सकता है समय आपका बर्बाद हो जाए, इसलिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो जिन्होंने विकल्प सी चुना था उन सभी के जवाब सही हैं। ये क्लास आपकी लाइव चल रही है, वीडियो को आप लाइव देख रहे हैं, और अगर आप शेयर कर देंगे तो इस लाइव क्लास में और लोग भी जुड़े आएंगे। ऐसा नहीं, अगर आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो पुराना और बासी हो जाएगा। गणित शिक्षण हमेशा नया था, नया है और नया रहेगा, क्योंकि आपको इससे स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित प्रश्न हल करने का कौशल है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो गणित प्रश्न हल करने का कौशल है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी से कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है। समुच्चयों में से कौन सा गणित प्रश्न हल करने का कौशल है? आइए इसके बारे में देखते हैं। आप तुरंत इसका उत्तर पकड़ेंगे, चुटकियों में पकड़ेंगे। चुटकियों में कैसे देखते हैं? कंठस्थ करना गलत, जहां कंठस्थ करना जाए गलत। त्रुटि विधि चित्रांकन कंठस्थ करना गलत। चित्रांकन करना, पीछे हटना, रट लेना गलत। जहां पे रट लेना, याद कर लेना, कंठस्थ करना आ जाए वो तुरंत मान लिया करिए कि उसका प्रश्न, वो विकल्प गलत है। तो उसका उत्तर क्या होगा? अपने आप आपको पता चल गया, इसका उत्तर डी होगा। एक छोटा सा ट्रिक एनसीआर 2005 को मैंने कई बार बताया है, चाहे मैंने हिंदी शिक्षण पढ़ाया, चाहे सामाजिक विज्ञान पढ़ाया, चाहे गणित शिक्षण पढ़ा आपने, चाहे आप
प्राथमिक शिक्षण पढ़ा, पर्यावरण शिक्षण पढ़ाया, कहीं भी मैंने आपको बताया है कि रटना नहीं है, न बच्चों को रटाना है, न कंठस्थ कराना है, न याद कराना है। इसका विकल्प क्या होगा? विवेचना करना, चरों का प्रयोग करना, प्रतिरूप अवलोकन द्वारा एक जो बालक होता है गणित में प्रश्न हल करने के कौशल को अर्जित करता है। इस प्रकार प्रतिरूप को विश्लेषण से वह समाधान को भी क्या कर के बारे में विचार करेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने वान हेले। देखिए वान हेले के बारे में हम लोग एक पूरा वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। वान हेले एक चैप्टर ही हम आपको पढ़ा देंगे कि वान हेले के बारे में उनकी ज्यामिति जो चिंतन है उसके विषय में आपको पूरी व्याख्या करके बता देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। वान हेले के स्तर पर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वह किस पर है? भिन्न पर है, संख्या संकल्पना है, स्थानीय मान है या ज्यामितीय चिंतन होगा? जल्दी से कमेंट कर अपना जवाब दीजिएगा। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताई, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, तो पहले आप अपने कमेंट का जवाब दीजिएगा। आप जल्दी जल्दी अपने कमेंट करिए, कमेंट करके प्रश्न का जवाब दीजिए। उम्मीद करते हैं आपके जवाब एकदम सही आएंगे। और जी सब लोग देखिए उत्तर आपको बताना चाहिए, गलत या सही आपको प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। गो तो गलत ही होगा ना, गोली थोड़ी मार देगा कोई। चलिए यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि वान हेले ज्यामितीय चिंतन थे, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इनकी थियरी काफ़ी बार सीटेट में पूछा है, गणित शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए वान हेले ने ज्यामितीय चिंतन पर कार्य किया था। उन्होंने अवधारणाओं हेतु डिजाइन की अवधारणा को समझने की विभिन्न निर्माण का प्रयोग किया था। उन्होंने विभिन्न आकार का निर्माण करके परिचालन के बाद वास्तविक प्रभाव के साथ समस्या परिकल्पना पर काम किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और इसके बाद अच्छा एक प्रश्न और है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ, अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ या देखिए मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन अगर हो जाएंगे तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन उसके लिंक है, अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कमेंट करके जवाब दीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा प्रश्नों का। उम्मीद करते हैं आप सभी के जवाब सही होंगे और ये सभी वीडियो आप लोग देखिएगा, चाहे आप पेड क्लास के हैं, चाहे आपने पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, हम आइए इसके विकल्पों की चर्चा करते हैं एक एक करके। विकल्प एक कह रहा है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है छात्रों को प्रतिदिन अनुभव से संबोधित होना चाहिए, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पना कठोरता देने वाला, देखिए कठोरता वाला नहीं होना चाहिए, कार्यविधि पर ज्ञान केंद्रित वाला नहीं होना चाहिए। ए और बी में से कोई एक सही होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। 5 सेकंड है, जवाब दीजिए आप। 5 सेकंड ए और बी में जवाब दीजिए। ए और बी में बताइए। देखिए इसका उत्तर बी आपका राइट आंसर है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। उनको ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इन सभी बातों को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आपका उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। बी क्या होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और ये आपका आखिरी प्रश्न होगा और यहाँ से आप ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए यहाँ पे आपके सामने है 2 दशमलव वाली संख्या गुणन, जैसे 0.3 0.2 को जो गुणा करते हैं 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन उचित है? ये कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपने बता लिया इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपने आज की सीरीज को पूरी तरह से समझ लिया और पूरी तरह से कंफर्म कर लिया। जी बताइए, ग्राफ पेपर, डाइंस, ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट। तो कम से कम एक टॉपिक तो आपको याद हो जाएगा कि जो गिनतारा होता है वो ट्रेलर का है। डाइनिस, ब्लॉक्स, इस सभी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि करके ये सभी क्या हैं, क्या कहते हैं, इन सभी को बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा विकल्प। देखिए ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर ही उपलब्ध हो जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पे। अगर आप फेसबुक यूजर है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो देख लीजिएगा बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन है या नहीं है, इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मैं बता दूँ। दशमलव के बताने के लिए सबसे अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होता है ग्राफ पेपर।
प्रश्न में की गई जो रीडिंग को चिन्हित करने के लिए ग्राफ पेपर की सहायता से दशमलव मान को सरलतापूर्वक पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार ये आपकी वीडियो को जो था ये क्लियर हो गया। ये प्रतिदिन आपको इसी समय लाइव क्लास मिलेगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। प्रतिदिन अगर आपको वास्तव में गणित शिक्षण में बेहतर स्कोर करना, क्योंकि गणित शिक्षण का मतलब विज्ञान शिक्षण में भी जुड़ जाता है साथ ही साथ, और यह अगर आप प्राइमरी के लिए देख रहे हैं तो प्राइमरी के लिए गणित शिक्षण पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर अपर प्राइमरी में आप हैं तो आप साइंस पढ़ना है, तो साइंस के लिए गणित के शिक्षण को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान शिक्षण को भी पढ़ना पड़ेगा। तभी से आप तैयार किए रहिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।